हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी अपकमिंग क्लैट 2025 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप एग्जाम को अप्रोच करें कि आप इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर सकें। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन कि भाई मैं कौन हूँ। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैंने क्लैट को 2 बार क्वालिफाई किया है अच्छी रैंक के साथ। एग्जाम क्लियर करने के बाद आई गॉट टू स्टडी इन द बेस्ट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। जब आप एग्जाम को क्लियर करते हो ना, तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मिलती हैं पढ़ाई करने को। तो मुझे कई सारी मिली टॉप की, बट फाइनली मैंने एनएलयू लखनऊ चूज किया। खैर, अपने इंट्रोडक्शन से अब हटते हैं और वीडियो पे आते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? अ गाइड टू द अपकमिंग क्लैट 2025। तो क्लैट की स्ट्रैटेजी समझने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इस एग्जाम के बारे में। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड होगी वो है व्हाट इज क्लैट एंड द बेनिफिट्स ऑफ क्लैट। व्हाट इज क्लैट? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो यार बेसिकली 12th के बाद अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। अच्छी यूनिवर्सिटीज क्या है? लॉ पढ़ने के लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती है ना, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज कहते हैं इनको। सरकारी लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि बहुत अच्छा लॉ पढ़ाती हैं। इसमें जाने के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है क्लैट एग्जामिनेशन नाम का। बाकी इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो इसके बेनिफिट्स कई सारे हैं। जो भी लॉ स्टूडेंट को एक बेनिफिट मिल सकता है ना, मैक्सिमम आपको एनएलयूज में मिलता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं भाई कि आप एक लॉ स्टूडेंट को जो बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं वो सारे एनएलयूज में मिल जाते हैं। जैसे आपको अगर कॉरपोरेट में जाना है, अगर आपको लॉ फर्म्स ज्वाइन करनी है, भाई कॉरपोरेट और लॉ फर्म्स की जो प्लेसमेंट होती है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। मतलब जो नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो 15-17 लाख पैकेज जो है अच्छी एनएलयूज में आपको मिल जाता है। इसके अलावा भाई वकील बनने का ऑप्शन, जज बनने का ऑप्शन, ये जो पुराने ऑप्शन है ये तो आपके पास हमेशा होते हैं। तो ये एक अच्छी फील्ड की तरह उभर के आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे कंपटीशन इसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई हाउ टू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन, कि इस एग्जामिनेशन का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि सिलेबस कौन कौन सा होता है इसमें। आइए मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूं। हाँ जी, तो अब हमारे एक एक सब्जेक्ट को देखना है कि भाई सब्जेक्ट क्या क्या इसमें आता है। सबसे पहला आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग क्या है? ये सारा कुछ लॉ से रिलेटेड होता है। अभी मैं आपको डिटेल सिलेबस इसका दे दूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। आप लिंक पे आइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको सारा कुछ दे दिया जाएगा। सेकंड जो है वो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। अब ये वाला जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, वो जो आपने आज तक लॉजिकल रीजनिंग की है कि 2 4 6 इसके बाद क्या 8, वो वाली लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे एक जज होता है, एक लॉयर होता है, तो उसको क्रिटिकली चीजों को देखना होता है। तो वो हम किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा और सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगा कि बेसिकली क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो हमारा कौन सा हो गया? लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड हम आएंगे इंग्लिश पे। इंग्लिश में आपको क्या करना होगा? फोर्थ जो है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स उसका नाम होता है। बेसिकली हम उसको क्वांट्स कहते हैं छोटे में। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या है? मैथ्स। मैथ्स किस लेवल की? बहुत छोटे लेवल की। क्लास 7th 8th 6th इस लेवल तक की, मैक्सिमम वो 10th तक जाता है। सिलेबस क्या होगा थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा। और लास्ट है हमारा करंट अफेयर्स विद जीके। करंट अफेयर्स में क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे। अब वन बाय वन अपन सिलेबस पे चलेंगे और देखेंगे कि उस सिलेबस में आता क्या है। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों लीगल रीजनिंग की तरफ। लीगल रीजनिंग में क्या आती है चीजें? देखिए, लीगल रीजनिंग में ये जो पूरा पूरा एग्जाम है ना, ये जो पूरा क्लैट है, इसमें पैसेजेस ही पैसेजेस होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक पैसेज 5 क्वेश्चन, एक पैसेज 5 क्वेश्चन, इस तरीके से चलता रहता है। 4 से 5 क्वेश्चन हर पैसेज में आपको मिलेंगे। तो अगर आपको वो पैसेज समझ में आ गया तो आप 4-5 क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे दोगे। अगर आपको वो पैसेज ही समझ में नहीं आया तो वो पूरे के 4-5 क्वेश्चंस आपके पूरे चले जाते हैं, पूरे 4-5 नंबर चले जाते हैं। और 4-5 नंबर बहुत डिफाइनिंग नंबर होते हैं क्लैट में। देखते हैं क्लैट एग्जामिनेशन में लीगल रीजनिंग में आता क्या है।
सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया जो पैसेज रहेगा, वो किसी लॉ से उठाया हुआ पैसेज रहेगा। अब लॉ से उठाया हुआ मतलब किसी लीगल बुक से उठा सकते हैं, किसी ने कोई लॉ पे कोई आर्टिकल लिखा है, कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा है, तो वो सीधा उठा के आपके सामने दे देंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि जब आप उस पैसेज को पढ़ो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, क्योंकि क्लास 12th में अपन ने सबने सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सब में यही आता है कि वो पैसेज देते हैं, पैसेजेस का जो क्वेश्चन होता है सबसे आसान होता है क्लास 12th में। लेकिन यहाँ पे पैसेजेस का जो लेवल होता है वो अपर होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है। क्यों? जैसे कोई डॉक्टर की बुक अपन ने उठाई, वो इंग्लिश में लिखी है, लेकिन क्या उसको पढ़ते मान अपन समझ लेंगे कि हाँ ये डॉक्टरी कैसे होती है, ये चीजें कैसे होती है? नहीं ना। वैसे ही लीगल एक प्रोफेशन है, लॉ एक प्रोफेशन है, तो कोई प्रोफेशनल बुक को, कोई प्रोफेशनल टेक्स्ट को समझना उतना आसान नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब ये 2021 का पेपर है, ठीक है, 2021 का पेपर है। इसमें एक चीज लिखी गई है, ये पूरा जो पैसेज है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया पे बेस्ड है। अब वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अगर हमने पढ़ा ही नहीं तो हम समझेंगे कैसे? और मान लो तुमने 15-20 मिनट लगा के इस पैसेज को समझ भी लिया, तो फायदा क्या है? क्योंकि 5 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, और उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम लोग एक कोर्स ला रहे हैं। 4 मंथ्स का क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें हम आपको स्कॉलरशिप भी देंगे। और स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा मैं आपको एक चीज अनाउंस करने जा रहा हूं कि मान लो अगर आपने यहाँ से पढ़ाई की, उसके बाद अंडर 300 रैंक ले आए, तो आपकी जो पूरी की पूरी फीस होगी वो वापस कर दी जाएगी। दिस इज अ क्लेम, अ वेरी ट्रू क्लेम बाय अस। इसके बाद अपन चलते हैं लीगल रीजनिंग में कैसे होंगी चीजें, क्या होंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का नंबर है, उस नंबर पे जाना, आपको जो भी सहायता होगी, आपको जो भी मटेरियल्स होंगे वो हम सब कुछ देंगे चीजें प्रैक्टिस करने के लिए। खैर, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग देखिए कैसे चलता है। लॉजिकल रीजनिंग मैंने बताया कि क्रिटिकल रीजनिंग है। क्रिटिकल रीजनिंग मतलब सोचने का तरीका डेवलप करना होता है, जैसे जजेस सोचते हैं, जैसे वकील सोचते हैं, हर एक चीज को क्रिटिकली सोचते हैं। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला तो विश्वास कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे कोई बात कही, ठीक है, अब मैं, हो सकता है कि मुझे उस चीज को सपोर्ट करना हो, या हो सकता है मुझे उस चीज के खिलाफ बोलना हो। तो मैं ऐसी कौन सी चीज बोलूं कि आपका जो स्टेटमेंट है, आपने जो बात कही है, वो डिफीट हो जाए, वो कमजोर पड़ जाए। तो उसे हम कहते हैं वीकन द स्टेटमेंट, वीकन द स्टेटमेंट। या फिर ऐसी कौन सी चीज कहूं कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो और स्ट्रांग हो जाए, और ताकतवर हो जाए, उसे कहेंगे स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट, स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। और दूसरी चीज होती है अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब हम बोलते हुए बहुत सारी चीजें अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि भाई गटर का पानी है, उसको मत छूना, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अज्यूम्ड है। जैसे गटर का पानी गंदा होता है, काला होता है, अगर उसको छू लोगे, पी लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो ये चीजें उसमें इम्प्लिसिट है ना, ये तो अंडरस्टूड है। ये तो बोलने की जरूरत नहीं है कि गटर का पानी है, काला होगा, गंदा होगा, पी लोगे बीमार पड़ जाओगे। अगर हम सिर्फ इतना बोल दें गटर का पानी है, दैट इज अंडरस्टूड इन इटसेल्फ। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं इसके। स्ट्रेंथन और वीकेन के आर्ग्यूमेंट है, देखो इसकी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को हमको वीकेन करना है, मतलब इस स्टेटमेंट को हमें कमजोर कर देना है। पीटर ने बोला कि तुम जितनी तेज दौड़ोगे ना, उतना तुम्हारी हार्ट की हेल्थ अच्छी होगी। यानी खूब तेज दौड़ो और अपनी हार्ट की हेल्थ अच्छी कर लो, और इससे क्या होगा, तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। जितनी अच्छी हार्ट हेल्थ, उतनी अच्छी उम्र। लेकिन इस स्टेटमेंट को वीकन करना है, तो हम एक बड़ी सिंपल बात करेंगे। हम बोलेंगे एक रिसर्च आई थी, उस रिसर्च में बोला गया कि अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर से तेज भागते हो, तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आने की उम्मीद है। तो पीटर का स्टेटमेंट कमजोर हो गया। पीटर ने बोला जितनी तेज भागोगे उतनी ज्यादा अच्छी हार्ट हेल्थ, और आपकी उतनी ज्यादा अच्छी उम्र। लेकिन इस रिसर्च ने सारी चीज वीक कर दी। तो आपको ऐसी रिसर्च, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स खोजने होते हैं जो किसी के स्टेटमेंट को तेज कर दें, अच्छा कर दें, या फिर किसी के स्टेटमेंट को कमजोर कर दें, हल्का कर दें। अब उसी में एक स्टेटमेंट है, देखिए, अजम्पशन का क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके सामने। देखिए, एक स्टेटमेंट है, दिव्या वॉज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर दैट शी शुड नॉट टेक पार्ट इन द डांस कॉम्पिटिशन।
दिव्या को डॉक्टर ने बोला कि बेटा डांस कंपटीशन में मत जाना, तो डॉक्टर ने क्या सोच के बोला होगा? अजम्पशन क्या है हमारा? अगर आप एक जज की नजरों से सोचो, एक वकील की नजरों से सोचो, तो अज्यूम क्या किया गया होगा इसमें? डॉक्टर ने क्या इस वजह से बोला होगा कि डॉक्टर को डर लग रहा था कि कहीं दिव्या हार न जाए? भाई डॉक्टर को डर तो नहीं लग रहा होगा। डॉक्टर को लग रहा होगा कि हाँ भाई दिव्या की तबीयत खराब है, कहीं उसे कोई फिजिकल इंजरी, कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए। ये अजम्पशन होगा ना इसमें। अब देखो, दो अजम्पशन है। सबसे पहला अजम्पशन है, द डॉक्टर डिड नॉट वांट दिव्या टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन बिकॉज ही वाज अफ्रेड दैट शी माइट लूज। डॉक्टर अफ्रेड था कि दिव्या हार न जाए। ऐसा कभी अजम्पशन हो सकता है? अजम्पशन, ये अजम्पशन नहीं होगा। डॉक्टर को डर क्यों लगेगा भाई? दिव्या से डॉक्टर को क्या मतलब है? लेकिन अजम्पशन टू क्या है? दिव्या कुड सफर फिजिकल प्रॉब्लम्स इफ शी गोज फॉर दी डांस। तो दिव्या को हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए अगर वो डांस के लिए जाए। तो आप ही बताओ, अजम्पशन वन सही है या अजम्पशन टू सही है? तो हम सबको बेसिक समझ में आता है कि हाँ अजम्पशन टू सही है। इसी लेवल के हायर क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे पास क्रिटिकल रीजनिंग के हजारों हजारों क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान किए थे, और मेरे क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। तो वो सारी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उस पे आना है। उस पे आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, वहां से आप चीजें मांगेंगे, आपकी मदद कर दी जाएगी। इसके बाद हम आते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे, जो हमारा थर्ड सिलेबस में पार्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का। मतलब बेसिकली मैथ्स। मैथ्स में इतने जितने आपको टॉपिक दिख रहे हैं, अगर आपने इतने कर लिए, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, मतलब क्लास 6 7 वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना यार, मैक्सिमम 10 तक जाता है। इससे ऊपर करने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत भी करनी नहीं होती इसमें, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सिर्फ इतना तैयार करके जाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके अलावा फिर हमारी दो चीजें बचती हैं। देखिए, हम यहाँ पे आते हैं और आपको बताते हैं क्या चीजें बच रही हैं। एक तो बचा इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में द ओनली सेवियर इज रीडिंग। सिर्फ आपको रीडिंग बचा सकती है और कुछ नहीं बचा सकता। रीड करना है ढेर सारा, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है। रीड आप खुद से करोगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रीड करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देंगे आपको। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आपको रोज खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इतने मिल जाएंगे सॉल्व नहीं कर पाओगे यार। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको हम देने वाले हैं। द ओनली सेवियर इज रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग। रीड करो, प्रैक्टिस करो, रीड करो, प्रैक्टिस करो। और रीड करना है कहाँ से? न्यूज़पेपर उठा लो। न्यूज़पेपर उठाओगे तो वहां से आपको करंट अफेयर्स भी पता चलता रहेगा, दुनिया जहान में क्या हो रहा है। खैर, करंट अफेयर्स के लिए भी मैं बताता हूँ क्या करना है। खैर, करंट अफेयर्स पता चलता रहेगा, उसके साथ आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होती रहेगी। बाकी जो डीप स्किल्स हैं, जो मेरी नॉलेज है, वो धीरे धीरे आपके सामने जाहिर कर दूंगा। और लास्ट क्या है भाई? करंट अफेयर्स विद जीके। करंट अफेयर्स विद जीके का मतलब ये हमारा 5th पार्ट होता है। अच्छा खासा वेटेज होता है। इसमें भी पैसेजेस आते हैं, पैसेजेस पे 4 5 क्वेश्चन, हर पैसेज पे 4 5 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें पढ़ाई कब की करनी होती है? जितने ज्यादातर लोग होते हैं कहते हैं 1 साल की करनी होती है। मैं अपनी बात बताता हूँ, 6 महीने की पढ़ के गया था भाई सीजी के। तो अगर आप 8 महीने पढ़ लिए ना, तो सिक्योर हो जाते हो। अगर बिल्कुल 100% कुछ नहीं छोड़ना है तो भाई पढ़ लो 1 साल की। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, ठीक ठाक आप पढ़ने वाले हो, 7 महीने 8 महीने की पढ़ लोगे, तुम्हारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें जो ये जीके वाला पार्ट है ना, ये जीके इंडिपेंडेंट जीके नहीं होता। मतलब जो देश दुनिया में हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल G20 समिट हुई, तो G20 समिट पहली बार कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी जीके पूछी जाती है। इंडिपेंडेंट जीके नहीं पूछ लेंगे। इंडिपेंडेंट जीके का मतलब कि ये बताओ कि सबसे गहरा गड्ढा कहाँ पे है, सबसे ऊंचा माउंटेन एवरेस्ट कौन सा है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं। जो करंट अफेयर से रिलेटेड जीके है, बस उतना ही पूछते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक कंप्लीट करना है, वो बिल्कुल अच्छे से करना है। टॉपिक्स कौन से पढ़ने होंगे हम बताएंगे, क्या पढ़ना होगा हम बताएंगे, मेहनत किसको करनी होगी, आपको करनी होगी। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट, नॉट इन वेरी डिटेल बट वी कैन से कॉम्प्रिहेंसिव, कि आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है। थैंक यू सो मच।